नमस्कार ओमकार जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बहुत-बहुत धन्यवाद याद करने के लिए। आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर ये जेपीसी की बैठक में ये क्या दंगल हो रहा है? मारने मराने की बातें हो रही हैं। बोतल तोड़कर कल्याण बनर्जी जगदम्बिका पाल पर हमला करते? ये क्या हो रहा है? बौखलाहट है, किसी न किसी रूप में बाहर निकलनी है। और वैसे भी जिन कल्याण बनर्जी की आप बात कर रही हैं, इनके आचरण की बात कर रही हैं, ये तो कुख्यात हैं। जब जगदीप धनखड़ साहब पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे, तो याद है आपको इन्होंने क्या बयान दिया था? इन्होंने कहा था कि जब जिस दिन भी ये गवर्नर से रिटायर होंगे, उस दिन पूरे वेस्ट बंगाल के अलग-अलग जिलों में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएंगी, इनको गिरफ्तार किया जाएगा, इनको जेल में सबक सिखाया जाएगा। ये बात इन्होंने जगदीप धनखड़ के बारे में कही थी। इसके अलावा जब ये राज्यसभा के सदस्य थे, तो सबसे अधिक अगर कोई अनुशासनहीनता करता था, बाधा उत्पन्न करता था कार्यवाही में, तो एक तो ये थे और दूसरे इन्हीं की पार्टी के डेरेक ओब्रायन। हुँ। इन दोनों की जिम्मेदारी ही मुझे लगता है ममता बनर्जी ने ये सौंप रखी थी कि जब आसंदी पर जगदीप धनखड़ साहब बैठे तो आप उनको सामान्य तरीके से सदन ना चलने दें, और ये दोनों हंगामे करते रहे। इन्होंने ही सदन के बाहर, जब ये लोग सब एक गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के कुछ सांसदों को निलंबित किया गया था, जी। ये लोग कामकाज नहीं होने दे रहे थे, तो ऐसे में इन्होंने मिमिक्री के नाम पर जगदीप धनखड़ की बॉडी शेम की थी। और मतलब एक बुजुर्ग आदमी जो केंद्र में मंत्री रह चुका हो, जो जयपुर का राजस्थान हाई कोर्ट का बार का भी चेयरपर्सन रह चुका हो, जो गवर्नर रह चुका हो, जो अब उपराष्ट्रपति हो और उपराष्ट्रपति के नाते राज्यसभा का सभापति हो, आप उसकी मजाक उड़ा रहे हैं। और उससे भी शर्मनाक बात ये थी, जिस पर बाद में जगदीप धनखड़ ने सदन में नाराजगी जाहिर की थी, नाम लेकर के आपके जो नेता हैं वो वहां खड़े होकर के वीडियो शूट कर रहे थे, जब वो अपमानजनक बॉडी लैंग्वेज का जो है वो मिमिक्री करने की कोशिश कर रहे थे, यानी राहुल गांधी। हुँ। तो इन लोगों से आप अच्छे आचरण की, मर्यादित आचरण की अपेक्षा कर ही नहीं सकते अंजू जी। इन लोगों ने, और बाकी तो छोड़ दीजिए, जब ये लोकसभा के लिए चुन करके आए 2024 में, उसके बाद का जरा एक वीडियो निकाल करके देखिए, जब ये बोल रहे थे, स्पीकर हैरान परेशान थे ओम बिरला साहब कि किस तरह की हरकतें ये कर रहे हैं खड़े होकर के। इस तरीके का इन्होंने आचरण किया, ऐसे 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 हुँ। करके, और बड़ी भद्दी हंसी में ये वहां पर मिमिक्री कर रहे थे। पता नहीं किसकी मिमिक्री कर रहे थे सदन के भीतर। बताइए। और इनके आसपास जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए थे टीएमसी के, दूसरे दलों के, वो ही करके मजाक उड़ा रहे थे। तो इन लोगों ने सदन का स्तर गिराने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, लोकसभा के स्पीकर को अपमानित करने की कोई कसर नहीं छोड़ी, इन्होंने सभापति का अपमान करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। और अब देख लीजिए, जेपीसी में मेरे विचार से अतीत में ऐसी कोई घटना आज तक नहीं घटी है कि किसी ने कांच की बोतल उठा करके मेज पर पटक दी हो, तोड़ दी हो, और खुद भी घायल हुआ हो, और उसका एक टुकड़ा उठा करके जो चेयरपर्सन है जेपीसी के जगदम्बिका पाल, उनके ऊपर भी उछालने की कोशिश की हो, उनको भी घायल करने की कोशिश की हो। तो भाई, आप सामान्य ही हैं या असाधारण जीव हैं या कुछ और हैं, या आपको उपचार की जरूरत है? तो किसी अच्छे चिकित्सक को दिखाओ ना, अगर आप आपे में नहीं रह जाते हैं और बात बेबात आप इस तरह का आचरण करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो भी हुआ है बेहद गंभीर घटना, मैं इसको मानता हूं।
और ये एक वानगी भी है अंजू जी। ये वानगी इस बात की है कि ये लोग 3 तलाक का विरोध करते हुए देखे गए, ये 370-35 से हटाने का विरोध करते देखे गए, ये हिजाब का समर्थन करते देखे गए, ये अब वक्फ बोर्डों के पास जो अनाम संपत्ति है, अवैध संपत्ति है, गलत तरीके से कब्जाई हुई जमीनें हैं, संपत्ति हैं, उसको बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है जी। और कुतर्क करने को भी तैयार है। ये बिल्कुल। केवल इसको केवल एक धार्मिक मामला बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि धार्मिक मामलों में सरकार को जो है हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की धारा 26 में ये लिखा है और फलाने धारा में ये लिखा है, फलाने आर्टिकल में ये लिखा है, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये धार्मिक मामला कहाँ से हो गया? ये तो वक्फ बोर्ड ने जो अवैध संपत्तियां कब्जाई हुई हैं और गलत तरीके से किसी भी संपत्ति पर अपनी दावेदारी वो शुरू कर देते हैं, ये तो उसको निगमित करने के लिए, नियमित करने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए, उसका ठीक से प्रबंधन करने के लिए है। और अगर अवैध संपत्तियां कब्जे में हैं तो उसको मुक्त कराने के लिए है। बिल्कुल। अभी क्या बिल्कुल। ओवैसी ने क्या कहा था, आपको ध्यान है ना? ओवैसी का बयान आया था कि अकेले उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ बोर्ड के पास संपत्तियां हैं, जिनमें से 1,13,000 के कोई कागज उसके पास नहीं है। इसका मतलब ये है कि 1,21,000 संपत्तियों में से 1,13,000 कब्जाई हुई हैं, उनका बिल्कुल। कोई अधिकार उनके पास नहीं है। तो इनको इनको मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। अब वो जो कब्जे हैं और वक्फ बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं, वो कोई गरीब मुसलमान थोड़ा है या पसमानदा थोड़ा है। वो तो बिल्कुल सर। वो सारे अमीर हैं, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग हैं, तो ये तो विरोध करेंगे ही। बिल्कुल सर, क्योंकि इनके पास भी तो सारी की सारी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। पर सर, जो कुछ आज जेपीसी की बैठक में हुआ, आप सोचिए, बॉटल तोड़ी गई, फिर फेंकी गई, और अब जगदम्बिका पाल तो खुद कह रहे हैं कि मैं आज ईश्वर की कृपा से बाल बाल बचा हूं, मुझ पर जानलेवा हमला था। उनको एक दिन के लिए शायद निलंबित किया गया है, कल्याण बनर्जी को। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि दिमागी हालत इनकी ठीक है या नहीं, ये हर दूसरी बात पर आपे से बाहर हो जाते हैं सर। अगर आज जेपीसी में पूर्व न्यायाधीश और एडवोकेट पहुंचे हुए थे, अपने विचार रख रहे थे, तो उससे विपक्षी पार्टी के नेताओं को ऐतराज क्यों था? क्योंकि उसी पर पूरा बवाल शुरू हुआ कि ये लोग यहां क्या करने आए। देखिए बात क्या है, उसको समझने की जरूरत है। 8 अगस्त को जब ये बिल पेश किया गया था किरण रिजिजू द्वारा, उसी समय जो अपने गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने ये कह दिया था कि ये हर हालत में बिल पास होगा, सुधार होंगे, भूमि सुधार होंगे और वक्फ बोर्ड को जो असीम शक्तियां दे दी गई हैं उनको संतुलित किया जाएगा। अतीत में जिस तरीके से कांग्रेस सरकारों के समय में इनको, और अंजू जी आपको तो ध्यान होगा 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मनमोहन सरकार ने दिल्ली की 123 संपत्तियां वक्फ बोर्ड के गले में माला बना करके डाल दी थी। बिल्कुल। 123 संपत्तियां, जी। और उन संपत्तियों में से एक ये पार्लियामेंट के आसपास की जमीन भी है, और जिस पर ये आप कह रहे हैं कि साहब ये पार्लियामेंट जो है वक्फ बोर्ड की जमीन पे है और पार्लियामेंट की जमीन का किराया जो है वो वक्फ बोर्ड को, सरकार को देना चाहिए। बताइए। मतलब आप बेशर्मी की इंतहा देखिए आप, कि इस तरह की हरकतें ये किसने की हैं, किसने इनको ये इस तरह की एब्सोल्यूट पावर दे दी है। ये कांग्रेस पार्टी के सब बोए हुए बीज हैं जो आज़ादी के समय से ही लगातार इनको पल्लवित पोषित करती आ रही है। और अब इनके हौसले इतने बढ़ गए कि पटना के पास के गांव को, पूरा जो हिंदुओं का गांव है, उसको ये अपनी संपत्ति बताते हैं, पूरी गांव की संपत्ति को। तमिलनाडु में एक गांव था, वो भी हिंदू बाहुल्य था, उसको भी इन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीन का गांव बता दिया। तो अलग अलग जगहों पर ये लोग जो है कहीं भी दावा कर देते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है।
ये विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध करवा रहे हैं अशराफ, जो अमीर हैं, जो इन पॉलिटिकल पार्टियों को भी अपने इशारे पर नचाते हैं। केवल 4 चीजें मैं आपको बताता हूं कि पुराने कानून में क्या था और नए कानून में कौन से संशोधन हो रहे हैं जिसकी वजह से इनको बौखलाए। आग लगी हुई। नंबर 1, हुँ, सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। ये पुराने कानून में है। हुँ, जो नया कानून ला रही है मोदी सरकार, उसमें कहा गया है कि साहब जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में भी अपनी अपील कर सकता है। यानी एक बुनियादी सुधार कर दिया गया है। नंबर 2, पुराने कानून में कहा गया है कि वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, हुँ, उसे चुनौती ही नहीं दी जा सकती। जो नया बिल आ रहा है इसमें कहा गया है कि अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। बिल्कुल। तीसरा, किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए हो तो वो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती है। ये पुराने कानून में है। नए कानून में है कि जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन ना दी हो, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो, वो वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। चौथा बड़ा जो पुराने कानून में है कि वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों की एंट्री हो ही नहीं सकती है। नए वक्फ बोर्ड कानून में ये है कि 2 महिलाएं और अन्य धर्म के भी 2 लोगों की एंट्री हुँ, वहां पर हो जाएगी। तो इनको परेशानियां तो बहुत असीम परेशानियां हैं, इसलिए ये हर मीटिंग में हंगामा कर रहे हैं। अब ये बोतल तोड़ने का काम हो गया, जो आज तक किसी जेपीसी की बैठक में इस तरह की हरकत नहीं हुई। बिल्कुल। और ये मैं पहले भी बता चुका आपको, ये आने वाले दिनों की बानगी है। ये कानून तो पारित होगा साहब, और मानसून इसमें शीतकालीन सत्र में ही होना है, हुँ, हर हालत में होना है। गवर्नमेंट की सारी तैयारियां हैं और केवल वक्फ संशोधन विधेयक पारित नहीं होगा अंजू जी। हुँ, आप देखिएगा अगले 1-2 साल के भीतर ही एनआरसी भी लागू होगी। जो बाकी के जितने भी रुके हुए ये स्टेप हैं सारे होंगे। और बहुत सारे लोग कह रहे थे ना कि ये कमजोर सरकार है, कमजोर हुँ, सरकार है, इनकी तो खुद की 240 सीटें ही आई हैं, ये तो कभी भी गिर जाएगी। ये जिसको कमजोर सरकार बता रहे हैं, यही सरकार ये सारे वो अहम फैसले लेकर के दिखाएगी, करके दिखाएगी, जो पूर्ण बहुमत वाली 2014 से 2019 और 2019 से 2024 वाली नरेंद्र मोदी सरकार ने नहीं की। और ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, मूक दर्शक बने रहेंगे। जो आज जेपीसी की बैठक में हुआ है, इसको मैं बानगी इसलिए बता रहा हूं कि ये लोग, वो जो राहुल गांधी ने लंदन में और अमेरिका में कहा था कि केरोसिन छिड़का हुआ है, माचिस दिखाने की जरूरत है, ये लोग लगातार केरोसिन छिड़कने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनको उग्र करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको तैयार कर रहे हैं कि साहब अगर मोदी सरकार 3 तलाक विरोधी कानून पारित कर चुकी है, 370 और 35 से हटा चुकी है, हुँ, एनआरसी लाने की तैयारी कर रही है, अगर वक्फ संशोधन बिल ला करके इसको पारदर्शी बना रही है, आपके हाथों से वो सारी जितनी अवैध जमीन आपके कब्जे में है वो भी वापस लेकर के सरकार में मिलाने की तैयारी में है, इसका मतलब ये है कि कुछ सालों में जो हमने आपको स्ट्रेंथन किया था अतीत के कई दशकों में, हुँ। तो भैया ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथों में कटोरा आ जाए। तो इसलिए तैयार हो जाओ और लंगोट कस करके जो है सड़क पर उतरने के लिए तैयार रहो। तो ये लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और सर इसमें इसमें एक तथ्य और है, जी, जितना विरोध और जितना बवाल असदुद्दीन ओवैसी नहीं कर रहे हैं, वो बल्कि ज्यादा संयत दिखाई दे रहे हैं।
हुँ, वो शांत तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं, चाहे कटु शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हुँ। लेकिन सबसे ज़्यादा हंगामा और सबसे ज़्यादा बवाल अगर कोई कर रहा है, अराजकता दिखा रहा है, अनुशासनहीनता दिखा रहा है, तो वो टीएमसी के मेंबर हैं और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हैं। बिल्कुल सर, आज जब बाहर आ रहे थे, उँगली में चोट लग गई, खुद ही बोतल तोड़ी, कल्याण बनर्जी ने उँगली में चोट लग गई, तो बाहर पकड़कर उनको एक तरफ से असदुद्दीन ओवैसी और दूसरी तरफ से संजय सिंह लेकर आ रहे थे। संजय सिंह का बयान आप याद कीजिए सर, अभी हैदराबाद में किस तरह की भाषा बोल रहे थे वो वक्फ को लेकर। और कौन भूल सकता है सर कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पिछले 14 सालों में 100 करोड़ से ज्यादा रुपए वक्फ बोर्ड को दिए हैं। वो अमानतुल्लाह खान वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष ही तो हुआ करता था, जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। तो इन सब का तो सर वोट बैंक ही वो है, तुष्टिकरण की राजनीति से ही चलते हैं, इसलिए उनको खुश रखने के चलते ही ये सारे ड्रामे कर रहे हैं। आप कह रही हैं कि साहब वो असदुद्दीन ओवैसी और संजय सिंह उनकी हाथ पकड़े हुए, उँगली पकड़े हुए साथ-साथ चल रहे थे। अरे भई वो तो कल्याण बनर्जी ने मौका नहीं दिया, वरना संजय सिंह तो इनको कंधे पे डाल करके ऐसे और तब बाहर लेकर के आते कि भई इस पे चला भी नहीं जा रहा है तो वो घायल हो गया, इस पे तो हमला हो गया। ये तो मतलब ये झूठ का पहाड़ खड़ा करने वाले लोग हैं। बिल्कुल। तो लेकिन लेकिन उन्होंने आज जगदम्बिका पाल ने एक बात कही है और वो ज़रा ममता बनर्जी के लिए भी है। उन्होंने उनका बयान आया है कि तृणमूल कांग्रेस को अपने सांसद के व्यवहार के बारे में सोचना चाहिए। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। वे अपने अपराधों को छिपाने के लिए मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। देश में क्या संदेश गया है? पर क्या ममता बनर्जी को इस बात की कोई चिंता रहती है क्या कि देश में संदेश क्या जा रहा है? संदेश की बात अगर करें तो संदेश खाली हमें याद आता है। वहाँ पर क्या हुआ था? ईडी पर वहाँ अटैक हो चुका, सीबीआई पर वहाँ अटैक हो चुके। खुद मुख्यमंत्री जो हैं वो सीबीआई मुख्यालय पे जाकर धरना दे चुकी 6-6 घंटे का। हुँ। वहाँ क्या नहीं हुआ है? और अभी अ, ये आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में क्या हो रहा है? अभी वहाँ तक चल रहा है। किस तरीके से डॉक्टरों को तरह तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में धमकाने की कोशिश हो रही है। ना वहाँ सुप्रीम कोर्ट की चलती है, ना वहाँ हाई कोर्ट की चलती है और वहाँ चुनाव के नतीजे आने के बाद जिस तरह की हिंसा होती है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को, उनके परिवारजनों को भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स को निशाना बनाया जाता है। उनकी माँ, बहन, बेटियों की इज़्ज़त पर हमला किया जाता है, तो वहाँ पर क्या मतलब आप ये अपेक्षा करेंगे जगदम्बिका पाल या कोई भी कि साहब तृणमूल कांग्रेस जिस तरीके से चल रही है और जिस तरीके से उसकी नेता इस पार्टी को चला रही है, गवर्न कर रही है, वो कल्याण बनर्जी के किसी दुराचरण से कोई गुस्सा नाराज़गी दिखाएगी या इनको कहेगी कि भई आगे से कोई बोतल-वोतल मत तोड़ना, कुछ और तोड़ लेना, ऐसा तो नहीं है। सर, और ममता बनर्जी तो खुद आपको याद नहीं है, नड्डा, चड्डा, कड्डा क्या-क्या बोलती थी? किस तरह की भाषा वो पीएम मोदी के लिए बोलती हैं, बीजेपी के लिए बोलती हैं सर। वो खुद अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती, वो इनको क्या सिखाएँगी? लेकिन एक पार्टी को तो मुझे लगता है कि सबक सिखाया है केंद्र सरकार ने और हुँ। मुझे लगता है कि देर-सवेर ये चाहे ममता बनर्जी हों या दूसरे दल हों या उनके नेता हैं, उनकी समझ में आएगा ज़रूर। ये जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का जो इन्होंने इलाज किया है, वो तो अभूतपूर्व है और ये देश बहुत लंबे समय तक याद रखेगा और ये भी याद रखेंगे। आपको क्या लगता है? अरविंद केजरीवाल का जो करियर है, वो तो बिल्कुल एकदम तबाह है। बिल्कुल। आप देख लेना जनवरी-फरवरी में जब यहाँ के चुनाव होंगे दिल्ली में तो दिल्ली की जनता क्या इलाज बाँधने वाली है इस आदमी का। क्योंकि आप बहुत लंबे समय तक झूठ की राजनीति कर नहीं सकते हैं। इस तरह का पाखंडपूर्ण आचरण नहीं कर सकते हैं। आप जो पाप का घड़ा है वो आप रसातल में कितना भी गहरा दबा लो, वो आएगा ज़रूर ऊपर, वो फूटेगा ज़रूर। तो वो फूटने की नौबत आ गई है, बल्कि फूट गया है।
अब तो टैक्टफुली और ठीक तरीके से बस भारतीय जनता पार्टी को इनको पूरी तरीके से एक्सपोज करके इनको ठीक से उसको कहना चाहिए, कल्टिवाइज करना चाहिए ठीक हुँ, तरीके से। तो इनका तो इंतजाम हो गया है। और जो अराजक राजनीति ममता बनर्जी कर रही हैं या हुँ, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करते रहे हैं, पार्लियामेंट के भीतर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, जेपीसी की मीटिंग में भी, ये तुरंत कोई भले ही बड़ा नतीजा इनके सामने या परिणाम इनके सामने ना आ रहा हो, लेकिन जनता अंजू जी हर घटना को नोट करती है, उसकी बिल्कुल। तह लगा करके रखती रहती है, और जब सही मौका आता है तो उसके बाद फिर उसका इलाज बांध देती है। लोकतंत्र में बहुत लंबे समय तक ना किसी का झूठ चलता है, ना किसी का पाखंड चलता है, और ना किसी की अराजकता चलती है। एरोगेंसी तो जनता बर्दाश्त करती ही नहीं है। कभी ना कभी एक ऐसा मोड़ आ जाता है जब वो हिसाब किताब कर देती है। तो मुझे लगता है कि ये लोग जो भी इस तरह के उछल कूद कर रहे हैं, जो भी एक तरह की मैं कहूँगा कि बदतमीजी कर रहे हैं, इसका जवाब इनको मिल जरूर जाएगा देर सवेर। सर, अगर आप राज्यसभा के कामकाज पर गौर करें पिछले टेन्योर के दौरान भी, तो सबसे ज़्यादा हंगामा तृणमूल कांग्रेस के सांसद और आम आदमी पार्टी के सांसद ही करते थे। संजय सिंह को भी तो बाहर किया गया था ना, निलंबित किया गया था। बिल्कुल डेरेक ओब्रायन के साथ जो हुआ था, वो भी तो इसी तर्ज पर हुआ था। हंगामा यही लोग करते हैं। और फिर सर, आप सही कह रहे हैं कि झूठ की हांडी कितनी बार चढ़ाएँगे। अभी देखिए अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से कल ही झटका लगा है। वो जो बार-बार झूठ बोलते हैं, सर झूठे आरोप लगाते हैं, फिर माफी मांगकर पतली गली से निकल जाते हैं, उस पर ब्रेक लगा दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने। माफी तो वहां भी मांग रहे थे ये, वो मानहानि वाले केस में जो पीएम मोदी की डिग्री का है। अब पेश होना पड़ेगा इनको वहां पर जाकर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने गुजरात में। तो नहीं तो आप याद कीजिए कितना इतिहास लंबा है सर इनका। हर जगह झूठे आरोप लगाते थे 2014-15 में, और फिर माफी मांग लेते थे और बात को समझते थे खत्म हो गई। लेकिन अब तो फंसे है ना। 1 अप्रैल 2023 का एक वीडियो है इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस का, हम्म, इसी मुद्दे पर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका खारिज की है और कहा है कि इनके खिलाफ ट्रायल चलेगा मानहानि हम्म, का। वो 1 अप्रैल 2023 का वीडियो निकाल करके देखिएगा, कितनी अपमानजनक, कितनी भद्दी भाषा में इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां बकी हुई हैं हम्म, उनकी एजुकेशन को लेकर के। और किस किस तरह की बातें कर रहे थे ये बैठ करके उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैंने तो कल ही डाउनलोड किया वो, उसका एक हिस्सा मैंने अपने प्रोग्राम में चलाया भी है। हम्म, उसमें ये कह रहे हैं कि जी हमारा देश गरीब है, क्या हुआ अगर गरीब परिवार के हैं और अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाए, पर मेरी चिंता मेरे को ये है कि अगर अनपढ़ प्रधानमंत्री होगा तो कोई भी नौकरशाह आकर के कोई भी फाइल पास करके ले जाएगा। हम्म। मतलब इस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में बैठ सर, करके कर रहे हैं। चौथी फेल राजा की कहानी सदन में खड़े होकर अरविंद केजरीवाल सुनाते थे, याद नहीं? स्पेशल सेशन बुला बुला कर। मैंने इसीलिए कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आम तौर पर, मैं जो मोदी जी का कुल मिलाकर के आचरण है, राजनीतिक आचरण की मैं बात कर हम्म, रहा हूँ, उसको अगर हम उसका अध्ययन करें बारीकी से, चाहे 13 साढ़े 13 साल ये मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, हम्म, वहां भी इन्होंने अपने विरोधियों के खिलाफ कभी कुछ नहीं किया। जिसको जो कहना है कह दो, जिसको जो कह करके निकलना है निकल जाओ। सोनिया गांधी ने तो 2007 में मौत मौत का के सौदागर सौदागर। कह दिया था। वो कहते हम्म, तो वहां पर पुलिस जो है वो मामला दर्ज करती, सोनिया गांधी को पकड़ करके अंदर कर देती, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि कहने दो, एक्सपोज होने दो। इसी तरीके से 2014 से देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में प्रधानमंत्री रहते हुए भी क्या क्या नहीं कहा गया। वो पिच्छू और पता नहीं क्या क्या, और बोटी बोटी काट देंगे, वो हम्म, बोटी बोटी काट देंगे कहने वाले को कांग्रेस ने सांसद का टिकट दिया और वो अभी लोकसभा में है। हम्म, तो ऐसे ऐसे लोगों को भी मोदी ने माफ किया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एजुकेशन को लेकर के, उनकी डिग्री को लेकर के जिस तरह की अपमानजनक अभद्र भाषा में इन्होंने बातें की हैं, उसके बाद ही गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने हम्म, इनको कटघरे में
घसीटने का फैसला किया और इसीलिए इनको आपराधिक मानहानि का अभियुक्त बनाया। ये भागे-भागे सेशन कोर्ट में गए। सेशन कोर्ट ने इनकी नहीं सुनी, इनकी याचिका खारिज कर दी। ये एक्चुअल में जो समन जारी हुआ था कोर्ट से, निचली कोर्ट से, मजिस्ट्रेट कोर्ट से, उसके खिलाफ गए थे कि साहब मानहानि के केस पर रोक लगाई जाए, मेरे खिलाफ मानहानि का मामला नहीं बनता। सेशन कोर्ट ने इनकी नहीं सुनी, हाई कोर्ट ने इनकी नहीं सुनी। हाई कोर्ट का जब फैसला आया था तो इन्होंने 1 अप्रैल 2023 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसके बाद जब हाई कोर्ट ने भी इनकी याचिका खारिज कर दी कि नहीं मुकदमा चलेगा, आपने इस तरह की बयानबाजी कर रखी है, फिर ये सुप्रीम कोर्ट आए। अब सुप्रीम कोर्ट से भी इनको झटका लगा है। तो जो राहुल गांधी सूरत कोर्ट से 2 साल के कैदी करार दिए गए, सजा सुनाई गई और जिनकी संसद सदस्यता चली गई, बंगला चला गया, अरविंद केजरीवाल कम से कम इतना पढ़ा लिखा तो है जिसको इस तमीज है कि भाई अगर मुझे 2 साल की सजा हो गई तो मैं कम से कम 6 साल के लिए सक्रिय राजनीति से अलग हो जाऊंगा, जेल भुगतनी पड़ेगी और फिर 4 साल तक मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। और कुल मिलाकर के कई ऐसे मामले आ चुके हैं। नितिन गडकरी से माफी मांग चुके मानहानि में, अरुण अरुण जेटली, जेटली से, कपिल विक्रम सिब्बल। मजीठिया से, कपिल सिब्बल से, 4-5 लोगों से तो माफी मांग चुके हैं। और इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में ये अभिषेक मनु संघवी कह रहे थे कि नहीं नहीं उनको केजरीवाल जी को अपने बोले गए शब्दों पर प्रायश्चित है, मतलब माफी मांगने को तैयार हैं, क्योंकि अब इनको पता है कि अब सुप्रीम कोर्ट के आगे तो कोई रास्ता है नहीं, कोई खिड़की है नहीं जहां जाकर के हम अर्जी लगा सकें, तो अब तो भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए माफी भी मांगने को तैयार थे। लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी ने इशारा ही किया होगा कि भाई बहुत हो गया। वो कहते हैं ना कि 99 गाली के बाद तो कृष्ण ने भी चेता दिया था कि भाई 100 होते के साथ ही तेरी गर्दन जो है उतार लेंगे। तो मुझे लगता है कि पाप का घड़ा फूट चुका है, इनका भर गया है, अब फूटने की तैयारी है। और अब मुझे लगता है कि कोई दया अब इनके प्रति दिखाने का भाव मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी की लीडरशिप में है। वरना इनकी गिरफ्तारी जिस तरीके से हुई, इनके डिप्टी की गिरफ्तारी जिस तरीके से हुई, संजय सिंह को जिस तरीके से सबक सिखाया गया, यहाँ तक कि केसीआर की बेटी को गिरफ्तार किया गया, इन सबको जो जेल में ठूंसा गया है, इनको अकल देने के लिए, शिक्षा देने के लिए ही किया गया है। वरना तो इस देश में भ्रष्टाचार तो पहले भी होते रहे हैं, बिल्कुल। पर अब जाकर के भाई या तो आप राजनीति कर लीजिए सीधे सीधे, सीधे सच्चे भाव से, अगर आप वाकई जनता की सेवा करने आए हैं। लेकिन अगर भ्रष्टाचार भी करेंगे, बदजुबानी भी करेंगे, अराजकता भी फैलाएंगे, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग भी करेंगे और अपने को जो है बहुत श्रूड पॉलिटिशियन भी साबित करने की कोशिश करेंगे, तो भैया फाइलें सबकी होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। उनके पास एजेंसियों के हाथ इतने लंबे हैं कि कहीं कोई बख्शीश है नहीं। भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके पास, सीबीआई उनके पास, आईबी उनके पास, रो उनके पास और मिलिट्री इंटेलिजेंस उनके पास क्या नहीं है? सबके जी, तो कच्चे चिट्ठे चुटकियों में आ जाते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो सारी जानकारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। अगर आप मौका देंगे और अगर आप इसी तरह की हरकतें करते रहेंगे, तो फिर भुगतने के लिए भी तैयार रहो। बिल्कुल सर। और ये जितने भी लोग वक्फ बोर्ड को लेकर चिल्ला रहे हैं, इन सब की फाइलें भी तो केंद्र सरकार के पास है। और केजरीवाल की तो नई फाइल भी खुल गई है सर। 12 लाख के टॉयलेट सीट पर बैठते थे अरविंद केजरीवाल, उसको भी अपने साथ उड़ा कर ले गए। वो अशोक मित्तल के टॉयलेट में शायद फिट भी कर दी गई हो। करोड़ों का सामान ले उड़े हैं सर शीश महल से। तो वो फाइल भी खुलेगी सर, धीरे धीरे करके अरविंद केजरीवाल की बहुत फाइलें खुलनी है। अभी तो सिर्फ एक फाइल खुली थी जिसपे 177 दिन तक अंदर रहकर आए हैं और अब ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे 177 दिन में काम नहीं हुआ, बाकी पूरे 9.5 साल तो उन्होंने बहुत काम किया।
तो अभी तो सर एक के बाद एक झूठ खुल रहे हैं। आप देखिए यमुना को लेकर साफ-सफाई का पूरा 7,000 करोड़ का खुलासा हो गया घोटाले का। तो अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से फँस गए हैं और जिनके पास वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ है सर, वो भी फँस गए हैं। इसीलिए वो इस तरह से खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रहे हैं और जो जेपीसी के अध्यक्ष हैं, उन्हीं पर हमला कर रहे थे। तो अभी तो ये शुरुआत है सर, अभी तो जिस दिन ये बिल पास हो जाएगा, कानून बन जाएगा, उस दिन भी ये सब लोग मुझे लगता है एक-दूसरे के बाल नोचेंगे। सर, आपने समय निकाला विस्तार से इस विषय पर मेरे दर्शकों को जानकारी दी। आपका जी, बहुत-बहुत बहुत। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।